एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सबसे पहले तो हम ये समझते हैं जी कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या, फिर उसकी हमारी आम लाइफ में कहाँ पर ज़रूरत हमें पेश आती है। यानी चले, अगर हम यूं कहें कि एक कोई पर्सन है और उनने एक ऑब्जेक्ट को अपने गिर्द गोल घुमाना है, तो वो कैसे घुमा सकते हैं जी कि वो एक धागे को, ठीक है, एक धागे के एक सिरे को अपने हाथ में पकड़ लेंगे, ठीक है, और उसके दूसरे सिरे के साथ वो ऑब्जेक्ट बांध देंगे और अब उसको अपने गिर्द जो है वो घुमाना शुरू कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक में उनके गिर्द जब वो इस तरह से घुमाएंगे तो एक सर्कुलर ट्रैक में वो ऑब्जेक्ट घूमना शुरू हो जाएगा। और हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है जो कि सर्कुलर, इसकी टाइप जो है वो सर्कुलर मोशन है और बॉडी सर्कल में मूव होना शुरू हो गई है। अब अगर हम इस पे सोचें तो हमने देखा कि जो पर्सन है वो अपने हाथ से उस ऑब्जेक्ट को पर एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी डायरेक्शन उनकी सिमत में है। यानी ये मैं जो फोर्स आपको शो करके बता रहा हूँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, ये फर्ज करें ये उस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो कर रही है। तो फिर जो पत्थर है वो भी उन पर्सन पे उतनी अमाउंट में फोर्स लगा रहा होता है जो कि फिर सेंटर से, यानी अगर फर्ज करें हमने यहाँ से बांधा हुआ तो यहीं से आउटवर्ड एक्ट कर रही होती है, ठीक है। जो कि यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा मोटा अगर मसला हो कि फिगर में, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर इस तरह से ये रिएक्शन फोर्स भी उतनी होगी जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये इस तरह से इसे बैलेंस करती है और ये ऑब्जेक्ट जो फिर उन पर्सन के हाथ के ऊपर नहीं आके गिरता या उनकी तरफ नहीं आता बल्कि उधर ही अपनी जगह पे रहता है और एक दायरे में मूव करता रहता है। तो इस तरह से ये दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब इसी बात को अगर हम यूं देखेंगे, एक जमीन के गिर्द जो जो चांद रिवॉल्व कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, अगर हम उसको देखें तो वो भी जमीन जो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है उसकी वजह से होता है। यानी कि चले मैं यहाँ पे अर्थ बनाता हूँ, फर्ज करें कि ये हमारी अर्थ है जी, ठीक है, ये मैंने ब्लू कलर में बना दी है इसे, और जो ये है ये मून है, ठीक है। अब मून जो है वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, लेकिन इस फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि ये चांद को अपनी तरफ खींच ले, यानी चांद जमीन पर आकर गिर जाए। क्योंकि अब एक खास लिमिट होती है, अगर जमीन से खास हाइट पर हम एक ऑब्जेक्ट को फेंकते तो वो वापस जमीन पे ही आ जाता है, बजाय बजाय कि उसके गिर रिवॉल्व करे वो जमीन पर ही वापस आके गिर जाता है। क्योंकि ग्रेविटी की स्ट्रेंथ इतनी, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है उस जगह पर। लेकिन अब हम कहते हैं कि चांद जमीन पर नहीं आता, लेकिन जमीन की फिर भी फोर्स इस पर एक असरअंदाज हो रही होती है जो कि जमीन इस पर लगा रही होती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स। और इससे जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होती है, यानी जो ये एक बॉडी जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, इसकी जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है वो इसकी डायरेक्शन की वजह से आ रही है। तो वो हमने देखा था कि उसकी डायरेक्शन जो सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन की डायरेक्शन है वो भी टुवर्ड्स सेंटर ही होती है, यानी टुवर्ड्स द अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। और फिर दूसरी बात ये कि जो मून है, मून जो है वो भी अर्थ पे एक फोर्स लगा रहा है जिस जो कि बिल्कुल जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन जो है इसके अपोजिट होती है। तो वो इस तरह से हम देख सकते हैं। यानी हमने देखा कि जब भी एक बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है तो ये दोनों फोर्सेस एकदम से आ जाती हैं, और अगर ये दोनों ना हो या बैलेंस ना हो तो वो कभी बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव नहीं कर सकती। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको उसको ना मिले तो फिर ये बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव नहीं कर सकती। तो इसी बात को अगर हम अपने जहन में रखें तो एप्लीकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो बैंकिंग ऑफ रोड कर दी जाती है ये क्यों की जाती है। यानी बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है कि रोड को एक तरफ से जो है वो नीचे और दूसरी उसकी, यानी एक साइड नीचे होती है और एक साइड ऊपर होती है, जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरह से उसको बना दिया जाता है। अब ये ऐसा क्यों बनाया जाता है, अब इसके रीजन को जरा हम सोचते हैं। यहाँ पर देखें कि हमने देखा कि एक जो स्ट्रेट रोड है, ये इस तरह से एक स्ट्रेट रोड है जिसपे कि एक कार अगर मूव कर रही है, ठीक है, ये फर्ज करें एक कार है, यहाँ पे मैं एक कार बनाता हूँ जी, ये कार मूव कर रही है। अब ये बड़ी आसानी से इस पे मूव कर सकती है और अपनी एक वेलोसिटी जो मेंटेन कर सकती है। यानी हम ये जानते हैं कि इस टाइम इसका वेट डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो कि mg के बराबर है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द जो सरफेस है, यानी जो रोड है, उसने इसको बैलेंस किए हुए है और वो आर है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में जो कि बैलेंस्ड है। और बॉडी पर अगर हम देखें तो इसके इंजन की एक फोर्स लग रही है जो कि ये जो कांटेक्ट फोर्स है इसके टायर और रोड के दरमियान, वो
उस ग्रिप से ये इंजन जो है फोर्स लगा, यानी इंजन जो फोर्स लगाता है वो फिर टायर पर जाती है, और टायर जो है वो रोड के दरमियान और जो टायर के दरमियान एक ग्रिप होती है उससे वो उस रोड को पीछे धकेलते हैं, और रोड फिर इसको आगे रिएक्शन के तौर पर धकेलती है, तो फिर ये गाड़ी मूव हो रही होती है। यानी एक्शन एंड रिएक्शन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। यानी फ्रिक्शन जो मोशन के दौरान मुसलसल असरअंदाज हो रही होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, जिसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होती है, और इंजन जिसमें एक मोशन क्रिएट कर रहा है या एक्सलरेशन प्रोड्यूस करता है उसकी डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड होती है। तो ये बात तो हम जानते ही हैं। अब ऐसा है कि अगर आगे एक क्विक यू टर्न आ जाए, यानी एक इस तरह का एक यू टर्न आ रहा है, फर्ज करें अब गाड़ी को यहाँ से अगर मूव करना है, तो हम जानते हैं कि ये जो यू टर्न आ रहा है इसका एक सर्कुलर फॉर्म में ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीपीटल फोर्स जो है वो उसको गाड़ी को रिक्वायर होगी। अब गाड़ी अगर अपनी खास स्पीड से आ रही है, और अगर हम इस फार्मूला को अपने मद्देनजर रखें सेंटीपीटल फोर्स का, जो कि mv²/r होता है, तो इधर से हम देख सकते हैं कि रेडियस कम होगा तो सेंटीपीटल फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए होगी, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फार्मूला वो भी सेम यही होता है, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड की यानी मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं। तो वो चलें, यहाँ पर मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि आप देख सकते हैं। तो अब आप अगर यहाँ पे देखें कि कार जब इस जगह पे पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंचेगी, तो अब यहाँ पर उसको इस अगर ट्रैक में मूव करना है और एक खास स्पीड से मूव करना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन उसको चाहिए जो कि इनवर्ड होनी चाहिए, जो कि गाड़ी अपने टायर और रोड से हासिल करेगा, और उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्रैक होगी, जिसका रेडियस मैंने आर शो किया हुआ है। लेकिन होता ऐसा है कि अगर गाड़ी अपनी यानी उसमें ये इतनी ग्रिप नहीं होती उसके रोड और टायर के दरमियान, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो उतनी अमाउंट में एग्जिस्ट कर ही रही है, क्योंकि स्पीड तो गाड़ी की है, तो वो उसको बाहर की तरफ धकेल रही है उतनी फोर्स में। अब वो फोर्स ज्यादा हो, यानी उस पर ज्यादा जल्दी असरअंदाज हो जाती है, और ये गाड़ी बाहर की तरफ निकल आती है और उलट जाती है, गिर जाती है। तो ये हमें रीजन पता चलता है कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने अमल दखल किया, और सेंटीपीटल फोर्स इस काबिल नहीं थी कि वो इसको बैलेंस करती। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि अगर हम इस जगह पर ट्रैक को, चले मैं इसे थोड़ा सा, अब बैंकिंग ऑफ रोड का जो कंसेप्ट है वो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एक जब क्विक टर्न आता है, जैसे रेसिंग कार के हवाले से हम देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि जब हम हिल एरियाज में मूव कर रहे होते हैं, तो रोड को एक तरफ से, यानी फर्ज कर यहाँ से अगर मैंने क्विक टर्न लेना है, तो रोड को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बना दिया, यानी ये इसकी पुरानी अगर आप देखें तो ये इस वक्त थी रोड, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक तरफ से ऊपर कर दिया जाता है, और इसमें जो इंक्लिनेशन है वो बना दी जाती है एंगल थीटा के वाले से। यानी अब रोड यहाँ से थोड़ी सी ऊपर है, बेंड हुई हुई, इस तरह से ऊपर की तरफ हुई हुई, इंक्लाइंड हुई हुई है, और अब हमारा जो ट्रैक है वो इस तरह का है, ट्रैक है, ठीक है, यानी यहाँ जहाँ तक ये सर्कुलर ट्रैक रहता है, रोड इस तरह से ऊपर ऊपर है, और फिर यहाँ से आके बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाती है। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, अब हम इस बात को यहाँ से समझते हैं। यानी ये फर्ज करें कि हमने इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पर लिया जो एंगल थीटा बना रहा है, और कार जो है इस वक्त फर्ज करें कि कार अगर हम देख रहे हैं, उसका फ्रंट देख रहे हैं कि ये इस तरह से हमें नजर आ रहा है जी, ये इसकी बॉडी है, ठीक है, एक रेसिंग कार को ही बना लेते हैं, यहाँ पर रेसिंग कार कुछ इसी शेप की होती है, ठीक है, ये इस तरह से इसका फ्रंट होता है, यहाँ से ये ड्राइवर की सीट हमें नजर आ रही है, ठीक है। अब इसका जो वेट है रेसिंग कार का अगर हम वो देखें, तो ये यहाँ से सेंटर से डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ एक्ट कर रहा है, ठीक है, जबकि फ्रिक्शन जो है टायर और रोड के दरमियान वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, नहीं तो गाड़ी तो इस तरह से जमीन की तरफ ही नीचे गिर जाए, ठीक है। अब ऐसा है कि ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, जिसे मैं एफ कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है अर्थ यानी सरफेस का और बॉडी का, वो परपेंडिकुलर टू द, यानी हम कहते हैं कि वो सरफेस जो है परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होता है सरफेस के साथ। तो ये सरफेस अगर इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पर इस वेट के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, यानी ये रिजॉल्व हुई हुई है, इसके हमें यानी ये डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, इसका कुछ फैक्टर जो है या कुछ इसका हिस्सा एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, कुछ इसका हिस्सा वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। अब हम उसको अगर रिजॉल्व करना चाहें तो यहाँ से एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिए इस तरह से हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक्स के लिए है और ये वाई के लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वेट के अगर बिल्कुल मैंने उसी को एक्सटेंड किया, तो ये इस नॉर्मल रिएक्शन ने कितनी रोटेशन इसमें आई है जी, एंगल थीटा ही रोटेशन आई है इसमें, ठीक है। और अब अगर यहाँ से ये इस तरह से हम देखें तो ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक एक कंपोनेंट इसका अलोंग इस वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसे वाई एक्सिस में कह सकता हूँ, ठीक है, ये, और एक होगा इसका एंगल थीटा के सामने वाला जो कि ये आ रहा है आपके सामने, ठीक है, ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो ये
टुवर्ड्स द सेंटर इसकी डायरेक्शन, जो कि नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो एंगल के सामने, इसलिए से मैं इसका एक्स, इसको मैं यानी ये थीटा के सामने जो साइड होती है ये बेसिकली परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के साथ पैरेलल, ऐसे मैंने एफ एक्स का इसे, और ये एफ वाई है, जबकि या आर वाई कर लेते हैं, चूंकि आर हमारा जो हमारी जो फोर्स है वो आर एक्स है और आर वाई आएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे आर एक्स और यहाँ पे लिख देंगे आर वाई। अब जो आर एक्स कंपोनेंट है इस फोर्स का, ये से नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर, और अगर हम यहाँ पर रिजॉल्व कर दें कंपोनेंट्स इस नॉर्मल रिएक्शन के, तो आप देख सकते हैं कि ये थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये एडजेसेंट साइड है जी बेस, और ये वाली साइड जो ये हाइपोटेन्यूज साइड है। तो आप यहां से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से अगर देखें तो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड के, जबकि कोसाइन थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है जी, ये बेस साइड, यानी रेशियो होती है बेस साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड के। तो यहां से अगर इनकी वैल्यूज को इसमें लिख दिया जाए तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा जी, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, परपेंडिकुलर साइड है आर, ये देखें आर, यहाँ पर अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर साइड है एंगल थीटा के सामने आर एक्स, ठीक है, ओवर आर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हम देखें तो आर एक्स जो है वो इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा के, यानी इस नॉर्मल रिएक्शन का वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या जो सेंटर जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो आर साइन थीटा, जो कि इसे नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि वो एम वी स्क्वायर ओवर आर है, और वो बॉडी अपने आप को मेंटेन करेगी, यानी थोड़ी सी स्पीड को भी स्लो करेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं वी स्क्वायर आ रहा है इसमें, और रेडियस तो अपनी जगह पर कांस्टेंट है, वो तो हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ ये कि थोड़ा सा गाड़ी अपने रेडियस को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ट्रैक से ऊपर की तरफ जा सकती है, इधर आ जाए, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर यहाँ से देखें तो कोसाइन थीटा जो है ये, अगर कॉस थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, बेस साइड। अब बेस जो है एडजेसेंट साइड है, जो कि आर वाई बनती है एंगल थीटा के साथ, जो हम जुड़ी हुई साइड है, ये अगर आप देखें ये नॉर्मल है, ठीक है, 90 का एंगल है, इसके सामने ये पर ऑरेंज कलर में जो है ये तो हाइपोटेन्यूज है। तो ये आप इस तरह से अगर यहाँ पे देखें तो आपको ये बातें समझ आएंगी। तो अब अगर हम यहाँ पर मैं एच ही लिख देता हूँ ताकि हाइपोटेन्यूज समझ आ जाए, तो ये अगर आप देखें तो बेस है आर वाई ओवर आर, तो यहाँ से y कंपोनेंट जो फोर्स आएगी वो हमारे पास r कोसाइन थीटा है, जो कि बॉडी बैलेंस कर देगी r कोसाइन थीटा किसके साथ जी, वेट के साथ, w के साथ, जो कि mg के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है। जबकि फोर्स जो है फ्रिक्शन है, अगर इसके भी कंपोनेंट रिजॉल्व कर लें तो एक इसका एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है कंपोनेंट, ठीक है, और एक इसका वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो इससे भी हम यहाँ से इस फोर्स F जो स्मॉल f है फ्रिक्शनल फोर्स, इसके भी कंपोनेंट्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर देख सकते हैं कि कैसे ये हमारे मोशन को आसान बना देते हैं।